हो गया, फ्रंट एंड हो गया, ठीक है, डेटाबेस हो गई, वो सारी की सारी एक ही कोड के अंदर लिखी हुई होती है, एक साथ ही मर्ज होती है, एक दूसरे के साथ टाइटली कपल्ड होती है। टाइटली कपल्ड होने का मतलब ये होता है कि अगर कोई एक चीज़ आपकी फेल हुई, यानी कि डेटाबेस आपकी फेल हुई, तो आपका पूरा प्रोजेक्ट बंद हो जाएगा, ठीक है। ये मोनोलिथिक एप्लीकेशन होती है और टाइटली कपल्ड। माइक्रो सर्विस में क्या होता है, हम आर्किटेक्चर को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं उसको। तो ये दो तरीक़े हैं प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर बनाने के। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि एक तरीका फेल है और दूसरा तरीका कामयाब है, दोनों ही चलते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपकी नीड क्या है। तो इसी तरीके से प्रोग्रामिंग करने का जो कोड का स्टाइल है, अगर प्रोसीजरल भी चलता है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी चलता है, ठीक है। तो प्रोसीजरल तो हम देखते हुए आ गए, अब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड देखते हैं कि होता क्या है, किस तरह से करते हैं। अच्छा, इसकी मैंने कहा कि क्या इश्यूज़ थे कि जिसकी वजह से हमें लगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले जो कोड के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ना, किसी भी कोड के अंदर, वो क्या होता है? वो होता है कोड रीयूज एबिलिटी। इसका मतलब क्या है? कोड को रीयूज करना। अच्छा, कोड को रीयूज करने का मतलब क्या है? कोड को रीयूज करने का मतलब ये है कि आपने कोई एक कोड लिखा हुआ है और दूसरी जगह पे आपको कोड लिखने की जरूरत दोबारा पड़ी और आपने कहा था वो कोड वहाँ लिखा हुआ है, तो वहाँ से कॉपी किया और पेस्ट कर लिया। क्या ये कोड रीयूज करना होता है? नहीं, ये कोड रीयूज करना नहीं होता, ठीक है। कोड रीयूज करना क्या होता है? इसको आप कह सकते हैं कि फंक्शंस जो है उसको आप कह सकते हैं कोड रीयूज करना, क्योंकि एक ही कोड है आपका, आपने क्या किया, उसको बार बार कॉल कर रहे हैं, रीयूज कर रहे हैं आप उसको। तो हमारे पास स्ट्रक्चरल या प्रोसीजरल लैंग्वेज के अंदर रीयूजेबिलिटी का फैक्टर है, लेकिन कम है, उस तरह से नहीं है जिस तरह से हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड देता है। वो किस तरह देता है उसको हम देखेंगे अभी। दूसरी चीज़ जो हमें मिलती थी वो कोड स्केलेबिलिटी। अच्छा, स्केलेबिलिटी क्या होती है? जो क्लाउड के एनवायरनमेंट्स हैं उनको बहुत अच्छी तरह से पता होगा स्केलेबिलिटी क्या होती है। सर, स्केलेबिलिटी तो आपको अच्छी तरह आइडिया होगा, स्केलेबिलिटी क्या होती है? बिल्कुल वही मैंने कहा ना, जो क्लाउड के एनवायरनमेंट्स हैं उनको पता होगा स्केल क्या होता है। बेसिकली स्केल करना क्या होता है? स्केल करना ये होता है कि आपके पास कोई चीज़ है, वो अपनी मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच गई, अब आपने उसको इंक्रीज करना है, इसको कहता हूँ स्केल करना। जैसे लेट सपोज कि मेरे पास ये लैपटॉप है, इस लैपटॉप के अंदर 8 GB की रैम है। अब मैंने इसमें कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिए है, कुछ प्रोग्रामिंग ऐसी कर रहा हूँ जिससे मेरी मेमोरी फुल हो गई। अब मुझे और मेमोरी चाहिए, तो मैं बाजार गया और मैंने इसमें एक स्लॉट और लगा लिया 10 MB की, तो मैंने मेमोरी को अपनी स्केल कर लिया, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गए हार्डवेयर। तो कोड में स्केलेबिलिटी क्या होती है? कोड को स्केल करना या कोड में स्केलेबिलिटी क्या होती है? कोड की स्केलेबिलिटी का मतलब ये हो गया कि आपके पास एक कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है। जैसे लेट सपोज आपके पास एक कोड है, प्रोडक्शन में चल रहा है, उसके अंदर एक फंक्शन था सम का, ठीक है, 2 पैरामीटर लेता है, a + b सम करके रिटर्न कर देता है। अब प्रोडक्शन में कोड चल रहा, बिल्कुल सही चल रहा है, टेस्टेड है। अब आपके पास रिक्वायरमेंट आ गई। रिक्वायरमेंट क्या आ गई? रिक्वायरमेंट ये आ गई कि इसको जो इनपुट आ रहे हैं इनको वेरीफाई करना है कि ये नेगेटिव ना हो। तो आप क्या करेंगे? आपके पास जो कोड प्रोडक्शन में चल रहा है उस फंक्शन को आप ओपन करेंगे, उसके अंदर चेक लगाएंगे और दोबारा डिप्लॉय कर देंगे। अब वो कोड फंक्शन में सही चल रहा था, लेकिन जो आपने चेंज किया और डिप्लॉय किया उसको, तो उसके अंदर आ गया एरर कोई, तो आपकी प्रोडक्शन के ऊपर इशू आना शुरू हो गए। तो इस चीज़ से मतलब हमारा कोड को हम स्केल इस तरह से करें कि एक चीज़ आपकी ऑलरेडी चल रही है उसको डिस्टर्ब ना करें, बल्कि एक नया कोड ऐसा लिखें जो कि उस कोड को भी इम्प्लीमेंट करे और आपकी नई चीज़ को भी इम्प्लीमेंट कर दे, ठीक है। यानी कि जो ऑलरेडी कोड चल रहा है उसको स्केल कर दें बजाय उस कोड के अंदर चेंज करने के लिए। ये हमें प्रोसीजर या फंक्शनल लैंग्वेज के अंदर नहीं मिलता था। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ने हमें दिया, किस तरह दिया उसको हम देखेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा स्ट्रक्चर्ड या मॉड्यूलरिटी,
स्ट्रक्चर्ड कहलाता है। जो हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कोड होता है वेल स्ट्रक्चर्ड होता है, क्लासेस के अंदर डिवाइड हुआ होता है, हर चीज़ की अपनी एक क्लास होती है जो कोड। अब जैसे अभी हम जितना कोड लिख रहे थे वो हम क्या कर रहे थे, एक ही फाइल के अंदर सारा कोड लिख दिया था, सारे फंक्शन बना रहे थे। इसके लिए हम ये कर सकते थे कि मॉड्यूल बना लें फंक्शन के और मॉड्यूल बना के उनको कॉल कर लें, लेकिन फिर भी हमारे पास जो है वो क्या होता था कि एक ही मॉड्यूल के अंदर मल्टीपल फंक्शन होते थे। इसके अंदर क्या होता है कि आप क्लासेस बना के अपने कोड को स्ट्रक्चर कर लेते हैं। तो ये सब चीज़ें थी जिसकी वजह से क्या किया गया कि इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए इन्होंने कहा कि हमें एक नई लैंग्वेज, तो एक नया स्टाइल लेकर आना चाहिए प्रोग्रामिंग का, जिसको इन्होंने कहा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अच्छा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जैसा कि नाम से ऑब्जेक्ट का वर्ड तो आपको जहन में अब बस गया होगा, क्योंकि डे 1 से हमने जब से पाइथन स्टार्ट किया हम सिर्फ एक ही बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। क्योंकि पाइथन में हर चीज़ ऑब्जेक्ट है, ठीक है, हर वेरिएबल हर डेटा टाइप ऑब्जेक्ट है पाइथन के अंदर। तो ऑब्जेक्ट तो हमें पता है, ठीक है। क्लास ऑब्जेक्ट के अंदर दो ही चीज़ें होती है, एक क्लास और एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट कोई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो है वो इसके गिर्द ही घूमती है। ऑब्जेक्ट में क्लास और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमें पता है, क्लास क्या होती है वो हम देखते हैं। अच्छा, क्लास देखने से पहले एक चीज़ और हम देखते हैं कि जैसे ये मेरे पास एक मोबाइल है, ठीक है, ये है सैमसंग का नोट 8। अब मुझे एक बात बताइए कि दुनिया में कोई भी दूसरा सैमसंग नोट 8 होगा, क्या वो इससे डिफरेंट होगा? कुछ थोड़ी बहुत भी चेंज होगी उसके अंदर, मतलब जितनी इसकी विड्थ है, जितनी इसकी हाइट है, जो इसके अंदर ग्लास लगा हुआ है, जो इसकी रेजोल्यूशन है, सब सेम होगी। यानी कि अगर 1000 या 100,000 भी हैं तो उस सब के सब एक जैसे होंगे। तो ये कैसे पॉसिबल हो रहा है कि आपके पास जो है इतनी सारी डिवाइसेस और सबके सब एक जैसी हैं? या इसी एग्जाम्पल हम इस तरह से और ले सकते हैं कि जैसे आप बहरिया टाउन चले जाएँ। अब बहरिया टाउन आप गए तो वो आप एक गली में खड़े हो जाएँ, आपको एक गली से लेके कोने तक जितने घरों के सब एक जैसे दिख रहे होंगे, ठीक है। इवन एक अगर आप अंदर भी किसी घर के चले जाएँ तो क्या होगा, जहाँ एक घर का किचन है वहीं दूसरे घर का किचन होगा, जहाँ एक घर की विंडो है वहीं दूसरे घर की विंडो होगी, फ्रंट डोर, बैल्कनी, मतलब हर चीज़ बिल्कुल सिमिलर होगी। कहीं पे कोई भी ऐसा नहीं होगा कि कहीं पे विंडो ऊपर नीचे हो, कहीं पे डोर आगे पीछे हो, कहीं वॉल की थिकनेस चेंज हो या रूफ की हाइट ऊपर नीचे हो, कहीं भी ऐसा नहीं होगा, सब एक जैसे होता है। तो ये कैसे पॉसिबल हो रहा है? मतलब मैंने तो एक मजदूर को कहा कि एक घर बना दो, उसने बना दिया। अब मैंने कहा बाकी सारे घर इस जैसे बना दो, तो अब पॉसिबल ही नहीं है कि उस मज़दूर के लिए, उस ह्यूमन के लिए कि वो इस घर को देख के सारे घर से बना दें। कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गलती उससे हो ही जाएगी। तो इस चीज़ को पॉसिबल कैसे किया जाता है? इस चीज़ को पॉसिबल करने के लिए क्या किया जाता है कि पहले एक ड्राइंग बनाई जाती है, ठीक है। उस ड्राइंग पेपर के ऊपर वो घर जो है पूरा ड्रॉ किया जाता है, हर चीज़ ड्रॉ की जाती है कि कितने रूम्स होंगे, इसका कितना कवर्ड एरिया होगा, इसकी हाइट कितनी होगी, वॉल थिकनेस कितनी होगी, विंडो की लोकेशन कहाँ होगी, डक्स कहाँ होंगी, ओपन एरिया कितना होगा, हर चीज़ फिर वो दे दी जाती है इंजीनियर को। उसको कहा जाता है कि इस जैसे अब आप जो है वो बना दें। तो वो उस मैप को लेता है, उस मैप को देखते हुए फिजिकल ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हुआ चला जाता है और वो सारे एक जैसे होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास वो जो मैप है वो क्लास है और उस क्लास से जो फिजिकल चीज़ें हम बना रहे हैं वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो क्लास जो होती है वो एक कॉन्सेप्ट या एक तरह का समझ लीजिए कि मैप होता है, ऑब्जेक्ट बनते हैं वो फिजिकल होता है। जैसे ये मार्की आपकी बनी हुई है, जब ये प्लान हुई होगी मार्की तो पहले इसका डिज़ाइन बना होगा, ठीक है। क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा मजदूर आए उन्होंने बस ये फर्श बनाना शुरू कर दिया, डंडे लगा दिए और ये चादर लगा दी, हर चीज़ कर दी। पहले प्लान हुआ होगा, डिज़ाइन हुआ होगा, उस हर चीज़ हुई होगी कि भाई इतने इसके अंदर सीट्स होगी, इतना इसकी विड्थ हाइट होगी। तो जो भी ऑब्जेक्ट बनता है किसी न किसी क्लास से बनता है, ठीक है। बिल्कुल बहुत सारे एग्जाम्पल, मतलब रियल वर्ल्ड में हर चीज़ आपकी, आप कोई भी उठा के देख लें। आप इवन शादी कार्ड बनाने जाते हैं, जब शादी आप होती है कार्ड आप बनवाते हैं तो उससे पहले उसका एक उसका मॉडल बनता है, ठीक है। कि फिर आप कहते हैं अप्रूव करते हैं, हाँ, तो बाकी सारे उस जैसे बनते हैं। तो हर चीज़ पहले क्लास बनती है, फिर उस क्लास से उसके मॉडल्स बनते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर दो ही चीज़ें होती हैं, क्लास और एक मॉडल। क्लास जो होता है ब्लूप्रिंट होता है और उस ब्लूप्रिंट से उसके ऑब्जेक्ट्स बनते हैं। तो हमने अभी तक पाइथन में देखा कि इंटीजर भी हमारे पास ऑब्जेक्ट था, स्ट्रिंग भी ऑब्जेक्ट था और लिस्ट भी ऑब्जेक्ट थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये ऑब्जेक्ट हम यूज़ करें तो ये क्लासेस भी एग्जिस्ट करती होंगी, ठीक है। तो आप जब क्या करते थे, आप लिखते थे यहाँ पे
या दिस ऐसे करना a इक्वल्स टू 10। इसी एग्जाम्पल एक मैं भी दे देता हूँ जब तक हमारा सिस्टम रीड कर रहा है। रीयूजेबल मैं अक्सर कहता हूँ, मेहनत एक बार, कॉपी पेस्ट बार बार। वो रीयूजेबल वन टाइम मेहनत करके फंक्शन की बनाना है और उसको यूज़ करना है या उस जैसा कुछ और बनाना है, कॉपी पेस्ट कर लिया। ठीक, स्केल करना किसी चीज़ को, मतलब जब ज़रूरत है कम करने की कम कर दिया, जब ज़रूरत है ज़्यादा करने की ज़्यादा कर दिया। ठीक है, तलब और रसद के बीच के अंदर जो चीज़ें होती है उसको स्केलेबिलिटी कहते हैं। स्ट्रक्चर का क्या यहाँ पे मीनिंग आ गया? मैं आपको कहता हूँ कि आप सब जो है अपना नेम, एज और ईमेल एड्रेस जो है हमें व्हाट्सएप करें। तो आप सब क्या करेंगे? हमें व्हाट्सएप करना शुरू कर देंगे। अब व्हाट्सएप कोई कहेगा जो फर्स्ट नेम ये, लास्ट नेम ये, एज ये और ईमेल ये, ठीक है। कोई उसमें कहेगा फुल नेम लिख लिया, एज की जगह लिख लिया कि DOB, डेट ऑफ बर्थ, और फिर ईमेल, ये भी ठीक है। कोई क्या करेगा, मतलब आप डेटा तो सारा भेजोगे हमें, लेकिन उसमें कोई फर्स्ट नेम लिखेगा, कोई लास्ट नेम लिखेगा, कोई फुल नेम लिखेगा, कोई सिर्फ नेम लिखेगा, कोई एज को और लिख देगा, कोई एज को एयर लिख देगा, कोई DOB लिख देगा, कोई ईमेल को कुछ और भी लिख सकता है, ऑफिशियल ईमेल लिख सकता है, कुछ भी लिख सकता है। डेटा तो उसमें सारा होगा, लेकिन उसके अंदर एक स्ट्रक्चर नहीं होगा। तो उसी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए कि आप जो है एक स्ट्रक्चर फॉर्म में डेटा भेजें, तो हम क्या करते हैं, आपको एक फॉर्म दे देंगे। अब वो ई फॉर्म हो या हार्ड कॉपी हो, लाइक गूगल फॉर्म, तो उसके अंदर हमने आपको क्या कह दिया, स्टैंडर्ड बना दिया, वेरिएबल बना दिया। नेम को नेम लिख दिया, एज को एज लिख दिया, ईमेल को ईमेल लिख दिया। अब उसके अंदर जो उनकी की वैल्यू पेयर होता है ना, जो की है, आपके पास उसे की को चेंज करने की अथॉरिटी नहीं है, आप सिर्फ डेटा पुट करेंगे। तो अब जो डेटा हमारे पास आएगा वो एक स्ट्रक्चर फॉर्म में होगा। तो ये काम करती है क्लास, जिसके अंदर वेल स्ट्रक्चर चीज़ें होती है और वो रीयूज़ कर सकते हैं उसको और इजी हैंडल भी कर सकते हैं। और यहाँ पे मेरा एक कॉन्सेप्ट है सर, इससे अगर आप एग्री करते हो तो बताना। मैं हमेशा कहता हूँ एडवांस, हम अक्सर पढ़ते हैं एडवांस पाइथन, एडवांस चीज़ें, एडवांस। यहाँ पे आप लोग एडवांस में क्या समझते हैं? एडवांस मतलब मुश्किल, एडवांस मतलब मुश्किल, ये समझते हैं। मैं ये कहता हूँ एडवांस मतलब आसान। जितनी चीज़ एडवांस होगी उतनी ज़्यादा आपके लिए आसान होती जाएगी। अगर फ्लैशबैक में चले जाएं, जो आप फंक्शन लिखते थे, एनोनिमस फंक्शन आने से क्या हुआ, जो कोड आप 3-4 लाइनों में लिखते थे, लास्ट क्लास में भी हमने देखा था, वो क्या आ गया 1 लाइन में, लैम्डा के जरिए। इसी तरह और भी चीज़ें हैं जिसको हम कहते हैं ये एडवांस चीज़ है, ये उस फंक्शन की एडवांस शक्ल है। तो उससे जब लफ्ज़ एडवांस से आप गौर करोगे ना, तो आपके जहन में मुश्किल आ जाता है, ये मुश्किल होगा। अगर आप उसे कह दो ये आसान है, और जब वो समझ आ गया तो फिर वो निकलेगा नहीं। जी, आसान भाषा में एडवांस जदीद को भी कहते हैं, लेकिन सिनेरियो के मुताबिक कुछ चीज़ें उसको ले जाती हैं कि ये ज़रा डिफरेंट है। जदीद और डिफरेंट है, मतलब ये एडवांस है। अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के मायने में ले जाएं तो हम कहते हैं ये एडवांस है। अब यहाँ पे आपने सही कहा, वो जदीद को कहते हैं, लेकिन जो बात चल रही है, जो पीछे तकरीबन 5 मिनट से हम कह रहे हैं, तो उसके अंदर जो सामने बैठे हुए हैं वो क्या मायना लें। ठीक है, आपका एक माइंड सेट, आपने कहा एडवांस मतलब जदीद, मैं एग्री करता हूँ। कुछ कहेंगे एडवांस मतलब शायद ये मुश्किल है, बहुत पॉसिबल है, इम्पॉसिबल तो नहीं है, हो सकता है कुछ ने सोचा यार कुछ मुश्किल है बहुत। और कुछ के मायने यहाँ जाते हैं एडवांस मतलब ज़रा सा डिफरेंट वे, कुछ ने ये भी सोचा होगा। और मैं उसमें मैंने एक अपना ओपिनियन दे दिया कि भाई मैं एडवांस का यहाँ मायने समझता हूँ आसान, जदीद और आसान। जितनी चीज़ें जदीद होगी उतनी ज़्यादा आसानी होगी। मोबाइल फ़ोन की मिसाल ले लें,
आज से 10 साल 15 साल पहले के जो मोबाइल फ़ोन हैं उनको देख लें, और अभी का जो मोबाइल फ़ोन है देखने में तो पता नहीं कितने ऑप्शन है, लेकिन आपको कहीं यूज़ करने में प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है।